प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग टीजीटी के लिए निर्णय बैच पढ़ रहे हैं और निर्णय बैच में हमने जो आपके लिए विषय रखे हैं, आपके सभी एनसीईआरटी क्लासेस को हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे बायोलॉजी सब्जेक्ट में, और आज के जो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है, बहुत बेसिक सी टॉपिक है। हमको लगता है क्लास 9th में भी है, 10th में भी है और 11th में भी है। तो आज इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई टफ है और किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे बहुत आसान है, थोड़ा सा इसमें टिपिकल चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उस पर आप जरूर फोकस करिएगा। और साथ में मैंने दो न्यूज डाली हैं जो कि आपकी एलटी से रिलेटेड है एक, और एक न्यूज आपकी जो है वो टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है। आप जरूर देखिएगा, उसमें बहुत काम की चीज़ें आपके लिए बताई गई हैं। बात कर रहे थे अध्याय 8 में, हमने चर्चा की थी अध्याय 8 में जब कोशिका पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने चर्चा की थी कोशिका में कि अध्याय 8 के पढ़ने के बाद निश्चित ही आपका उत्तर होगा कि हरी पत्तियों में, और आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में, निश्चित ही आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो प्रकाश क्लोरोप्लास्ट होता है पादप कोशिका में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, या वहाँ पे आपने लवक पढ़ा था जिसमें क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट आपने पढ़ा था कोशिका वाले चैप्टर में। तो वही कह रहा है कि अगर आपसे कोई पूछेगा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता, तो आपका आंसर सीधा सीधा होगा क्लोरोप्लास्ट में होगा। यह आंसर आपका बेसिकली सही है, लेकिन अब क्लास 11th के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड लेवल का जाना होगा। और क्लास 11th से हमसे बहुत मतलब नहीं, हमको अपने क्वेश्चन ढूंढने हैं जहाँ से हमारा टीजीटी का 2-3 क्वेश्चन आता है, उसी पॉइंट पे फोकस करना है। बाकी तो टॉपिक हम इसीलिए पढ़ते हैं कि उसमें से हम निचोड़ निकाल सकें। ठीक है, बिना दही मथे आप मक्खन तो निकाल नहीं सकते, तो आप दही मथ रहे हैं, ये चैप्टर दही है, और उसमें से अपनी मक्खन को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ रहा है, मथना पड़ रहा है। तो टॉपिक को मथिए और मक्खन को निकालिए, ये आपका मेन उद्देश्य है इस चैप्टर के पढ़ने का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी पत्तियों में तो संपादित होती है, और यह पौधों के अन्य सभी हरे भागों में भी होती है। अच्छा, आपने गुलाब का पौधा लगाया होगा, तो जो शाखाएं हरी होती हैं उन्हें लगा देते हैं। अब वह शाखाएं श्वसन भी करती हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करती हैं। अगर ऐसा ना करें तो वह मर जाती हैं। एक तना लगाने से आपने देखा होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कटिंग के माध्यम से जब आप एक तना लगाते हैं तो उस तने से भी नए पौधे का जन्म होता है, यानी वह तना प्रकाश संश्लेषण भी कर रहा है और वह तना अपना जो है रिस्पायरेशन भी कर रहा होता है। तो कह रहा है कि जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे के भी अन्य भागों से होता है, पत्तियों में तो होता ही होता है, बल्कि और जो हरे भाग होते हैं, जैसे जो साकी पौधे होते हैं, हर्बेशियस प्लांट होते हैं, हर्बेशियस प्लांट के तनों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। क्लियर हो गया? क्या आप पौधे के कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? तो मैंने बताया ना, खरबेशियस पौधे का जो तना होता है उसमें भी होता है। ठीक है, श्रब प्लांट का जो तना ग्रीन होता है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, और भी बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता रहता है। आपने पिछली इकाई में पढ़ा होगा कि पत्तियों में मेसोफिल कोशिका पाई जाती है। अंडरलाइन करिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आप कहेंगे मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। देखिए, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की मात्रा भी ज़्यादा होगी। यह एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग है। अगर प्रकाश संश्लेषण की मात्रा ज़्यादा जहाँ पे हो रही, जहाँ पे मेसोफिल की मात्रा ज़्यादा होगी, या जहाँ पे मेसोफिल कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है, इसका कारण यह होता है कि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, जहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट जो होता है मेसोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होते हैं, इससे कि जिससे कि इष्टतम मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त कर सके, जिससे कि ज़्यादातर मात्रा में आने वाले प्रकाश को, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, आने वाली किरणें को और जाने वाली किरणों को, आने वाली को इंसिडेंट कहते हैं और जाने वाली को रिफ्लेक्टेड कहते हैं। आपतित और परावर्तित कहा जाता है हिंदी में। आने वाली को आपतित कहते हैं और जाने वाली को परावर्तित कहते हैं। तो कह रहा है आपतित प्रकाश यानी आने वाली जो किरणें हैं उसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सके, इसीलिए मेसोफिल एरिया में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर हो गया? आपके विचार से हरित लवक कब अपने सपाट पटल भित्ति के समांतर होता है? तो यहाँ पे आपके इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है और यहाँ पे बाहरी झिल्ली होती है, भीतरी झिल्ली, यानी दो झिल्लियों से मिलकर के बना होता है। ये इसकी पीठ का पटल है, और उसके बाद एक ग्राना सेल है। कौन सा? ग्रेना सेल या ग्राना सेल आप कहते हैं, पीठ का है। और उसके बाद राइबोसोम है। स्टार्च की कणिकाएं पाई जाती हैं, यहाँ पे स्टार्च है। और आपको क्या पाई जाती है? यहाँ पे लिपिड्स की बूंदें पाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसकी काट रखी गई।
पंक्तिबद्ध होते हैं। ये आपतित सूर्य के प्रकाश से कब लंबित होते हैं? यहाँ पे देखिए कौन कौन से, यहाँ से 3 प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है इसी टॉपिक से, आप ध्यान से देखिएगा। एक ऊपर हो चुका है, 2 प्रश्न आपको बताने चल रहे हैं आगे। आपने अध्याय अध्याय 8 में, यानी अध्याय 8 में क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ा होगा। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा, लैमिना और स्ट्रोमा तरल होता है। चार चीजें आप देखिए मिल रही। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा, लैमिला और स्ट्रोमा तरल पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? ग्रेना, स्ट्रोमा, लैमिला और स्ट्रोमा तरल पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट सम विभाजन होता है। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और एटीपी और एनएडीपीएच का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है? एटीपी और एनएडीपीएच का संश्लेषण किया जाता है। जबकि आने वाला प्रकाश कौन सा है? वो ये सूर्य का रिएक्शन है, इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है बायोलॉजिकल एनर्जी में, एटीपी या एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर दिया जाता है। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक, अंडरलाइन करिएगा, स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रक्रियाएं होती हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा एंजाइमेटिक रिएक्शन कहाँ होते हैं, तो आप कहेंगे स्ट्रोमा में होता है, जो शर्करा का संश्लेषण करता है और बाद में स्टार्च में परिवर्तित कर देता है। यानी जो ग्लूकोज बन रहा है वो कन्वर्ट कहाँ किस में हो जाता है? स्टार्च में कन्वर्ट हो जा रहा है। किसके सहायता से हो रहा है? स्ट्रोमा में पाए जाने वाले एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा। पहली वाली प्रक्रिया को प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है, चूंकि यह पूर्णतः प्रकाश पर आधारित होती है। जबकि दूसरी वाली अपक्रिया जो होती है यह किस पे आधारित होती है? जिसमें एटीपी और एनएडीपी का सैद्धांतिक रूप से अंधेरे में संपन्न होना होता है। इसे अप्रकाशी रिएक्शन भी कहते हैं या कार्बन अपक्रिया भी कहा जाता है। इसके बारे में अध्याय में हम लोग विस्तृत अध्ययन बाद में किसी अध्याय में करेंगे, ठीक है। अब नीचे आ जाइए। प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार के वर्णक भाग लेते हैं? 2 चीजें आपने देख लिया, प्रकाशीय अपक्रिया किसे कहते हैं, अप्रकाशीय अपक्रिया किसे कहते हैं। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। एक बार आप सुन चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं तो आपको याद हो जाएगा। जब आप किसी पौधे को देख रहे होते हैं तो क्या आप कभी आश्चर्य हुआ है कि उसी पौधे के पत्तियों में हरे भाग में सूक्ष्म अंतर क्यों और कैसे है? हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी भी हरे पादप के वर्णकों को पेपर क्रोमेटोग्राफी यानी कागज वर्णलेखी द्वारा अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी से पता चलता है कि पत्तियों में स्थित वर्णक के कारण जो हरापन दिखाई देता है वह किसी एक वर्णक के कारण नहीं बल्कि 4 वर्णकों क्लोरोफिल ए यानी क्रोमेटोग्राफी में चमकीला और नीला हरा, क्लोरोफिल बी यानी पीला रंग, जेंथोफिल पीला रंग और कैरोटिनॉइड पीले से नारंगी रंग के या नारंगी पीले के कारण होता है। आइए अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न वर्णकों की क्या भूमिका होती है। वर्णक के पदार्थों बात करें, यहाँ पे वर्णक वे पदार्थ हैं जिन्हें प्रकाश की विशिष्ट तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करने की क्षमता होती। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व में कौन सा पादप वर्णक सर्वाधिक है? आइए हम क्लोरोफिल ए वर्णक को ग्राफ के माध्यम से विभिन्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अध्ययन करते हैं। बात कर रहे थे यहाँ पे अध्ययन करें। आप स्पष्टता प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य योग बिबग्योर से परिचित होंगे। आपने बिबग्योर पढ़ा होगा वहाँ पे तरंगदैर्घ्य के बारे में क्लास 10th में, ठीक। देखिए ठीक आगे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, आ को देख करके क्या आपको पता है कि किस तरंगदैर्घ्य पर क्लोरोफिल ए अधिकतम अवशोषण करेगा? क्या यह किसी अन्य तरंगदैर्घ्य पर किसी अन्य अवशोषण चोटी दर्शाते हैं? यदि हाँ तो कैसे और कौन? अब आप चित्र 13.b को देखिए और इस तरंगदैर्घ्य को दिखाया गया है कि जहां पर पादप में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या आप देख रहे हैं कि तरंगदैर्घ्य क्लोरोफिल ए अर्थात नीला तथा लाल क्षेत्र में अवशोषण ज़्यादा होता है या अवशोषण करता है, उस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिकतम होती। अतः हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्रमुख वर्णक है। लेकिन देखने पर क्या आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतः परस्पर व्यापन है? एक ग्राफ एक साथ यह बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले एवं लाल क्षेत्र में संपन्न होती और कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम की अन्य तरंगदैर्घ्य पर भी संपन्न होती। आइए देखें कि यह कैसे होता है। यद्यपि क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करने की मुख्य वर्णक है, फिर भी अन्य थैलेकोइड में वर्णक जैसे कि क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल तथा कैरोटीन
जिन्हें सहायक वर्णक कहते हैं, वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देते हैं। वास्तव में ये वर्णक न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाली उपयोगी तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र में बढ़ते हैं, बल्कि एक क्लोरोफिल ए और फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। प्रकाश अपक्रिया क्या है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले कि आप इसको एक बार फिर से पढ़िएगा और यहाँ से ढूंढिएगा कि किस में ज़्यादा क्लोरोफिल होती है, किस में ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, किस में कम होता है, कौन ज़्यादा स्पेक्ट्रम को खींचता है, कौन कम स्पेक्ट्रम को, और कौन किस लाइट में स्पेक्ट्रम को ज़्यादा खींचता है। ये सारे प्रश्नों के आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं। आपको एक बार पुनः पढ़ना होगा और उस आंसर को ढूंढना होगा। आप बुक में पढ़िए या नेट से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, आप इसको ढूंढेंगे तो आपके सारे प्रश्न मिल जाएंगे। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आप इसे दोबारा जरूर पढ़ें। ये आपके लिए बेहतर होगा और आप ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।